हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि अकाउंटिंग के अंदर यूज़ होने वाली टर्म्स कौन सी है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को हमने लास्ट क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते कंसेप्ट की मीनिंग क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, कि जो पास्ट टाइम था यानी कि पिछले टाइमों में क्या होता था कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत होती थी वो प्रोप्राइटर को होती थी, लेकिन आज के टाइम में अकाउंटिंग स्टेटमेंट की जो ज़रूरत है वो बहुत सारी पार्टीज़ को पड़ती है जिनका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट होता है, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे क्रेडिटर, गवर्नमेंट या अदर्स हो। इन सभी को अकाउंटिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट से ही पता चलता है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और सोल्वेंसी क्या है बिजनेस की, वेरियस पार्टीज़ को इसके बारे में पता चल जाता है। सोल्वेंसी का मतलब क्या है कि क्या एक बिजनेस टाइम पे अपनी लॉन्ग टर्म डेट को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर बिजनेस ने टाइम पे अपने लॉन्ग टर्म डेट को पूरा कर दिया तो बिजनेस सॉल्वेंट माना जाएगा। अगर बिजनेस टाइमली लॉन्ग टर्म डेट को पूरा नहीं कर पाता तो बिजनेस क्या है, इनसॉल्वेंट है। तो बिजनेस की सॉल्वेंसी भी कहाँ से पता चलती है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट से ही पता चलती है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट से ही प्रॉफिटेबिलिटी का जो पता लग पाता है पार्टीज़ को। तो आज के टाइम में इतनी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट की, तो ज़रूरी है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो रूल्स और प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड बनाई जाए, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंस है अकाउंटिंग स्टेटमेंट की आज के टाइम में। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे मन में जैसे आएगा वैसे मैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बना दूं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनके ऊपर बेस्ड है अकाउंटिंग। जिन प्रिंसिपल और रूल्स को फॉलो करके जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाई जाती है, इन्हीं अकाउंटिंग रूल को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि गैप बोला जाता है। जो ये प्रिंसिपल होती हैं ये एक्सेप्टेड होती हैं अकाउंटेंट द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी अकाउंटेंट है वो एक्सेप्ट करते हैं इन प्रिंसिपल को, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, गाइडलाइन का काम करते हैं। ये दिशा निर्देश देते हैं अकाउंटेंट को कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाएगी। जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये डेवलप किए गए हैं एक पीरियड फ्रॉम यूसेज के बेस पे, यानी कि लंबे टाइम तक है जो इसका यूज़ करके फिर प्रिंसिपल को बनाया गया है। रीज़न के बेस बनाए गए हैं, कॉमन एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जो इंडिविजुअल की स्टेटमेंट है, जो प्रोफेशनल बॉडी है, जो रेगुलेशन है गवर्नमेंट एजेंसी की, इन सभी के ऊपर बेस्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कमरे के अंदर बैठ के मेरे मन में जैसे है वैसे मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना के दे कि हाँ ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अब ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ में लाया गया, लंबे टाइम पीरियड तक रीजंस देखे गए, कॉमन एक्सपीरियंस लिया गया, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट को देखा गया, इंडिविजुअल की स्टेटमेंट्स भी इसमें शामिल की गई, जो प्रोफेशनल बॉडी है और जो गवर्नमेंट एजेंसी की रेगुलेशन है वो सभी को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो बनाया गया है। अब नेचर क्या होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि ये सभी के लिए सेम रूल बनाए गए हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो सभी अकाउंटेंट के लिए सेम ही है। ऐसा नहीं है कि मैं अलग यूज़ करूँ अकाउंटिंग रूल्स को, आप अलग कर रहे हो दूसरे अलग करें, ऐसे नहीं है। जितने भी अकाउंटेंट है वो सभी अकाउंटेंट के लिए अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है जो वो सिमिलर हैं, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं। जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि प्रिंसिपल क्या करते हैं, गाइडलाइन तो देते हैं अकाउंटेंट को कि कैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है, और ये इजी अंडरस्टैंडिंग है।
यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम आसानी से समझ सकते हैं जब हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये मैन मेड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि लेबोरेटरी में बैठ के बनाए गए एक्सपेरिमेंट करके किए गए, नहीं, ये किसके द्वारा बनाए गए, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। ये एक्सपीरियंस और रीज़न के ऊपर बेस्ड है, इन्हें हम लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट नहीं कर सकते। इसी कारण से ये लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, जैसे प्रिंसिपल फिजिक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं और अदर नेचुरल साइंस के होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो वो स्टैटिक नहीं है, इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है। अगर बिजनेस के प्रैक्टिस में चेंज आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ गया और अगर लगता है कि जो यूज़र हैं उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों में अगर चेंज आ गया तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर भी है जो चेंजेस किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि जो जनरल एक्सेप्टेंस होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, वो डिपेंड करती है हाउ वेल इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया, कि कैसे वो इन 3 क्राइटेरिया को जो सेटिस्फाई कर सकती है। फर्स्ट आता है रिलेवेंस। प्रिंसिपल रिलेवेंट का मतलब क्या है कि अगर जो इंफॉर्मेशन जिस यूज़र को चाहिए तो वही इंफॉर्मेशन उस यूज़र को मिल गई तो क्या ये उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट हो गई है। क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो अकाउंटेंट है ना वो अपनी पर्सनल जजमेंट का इस्तेमाल ना करे, वो जब भी इंफॉर्मेशन को फर्निश करता है तो वो अपनी पर्सनल बायसनेस को, अपनी पर्सनल जजमेंट को इस्तेमाल ना करे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि वेरिफिकेशन कर सके हम जितने भी अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई हैं उन सभी ट्रांजेक्शन के सोर्स डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है ताकि हम जो ट्रांजेक्शन है उसको वेरीफाई कर सकें जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसके बेस पे। नेक्स्ट आता है फिजिबिलिटी। जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिबल होने चाहिए ये हम अप्लाई कर सके बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। नेक्स्ट आता है नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी ज़रूरत इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही यूज़र को पड़ती है। तो ज़रूरी है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर एक कंपेरेबिलिटी हो जिससे हम विश्वास कर सकें और इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। अगर हम इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर पाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कंपनी के अंदर जो डिफरेंट फर्में हैं, क्योंकि कंपनी क्या होती है, ग्रुप ऑफ फर्म होती है, तो मैं सेम कंपनी के अंदर डिफरेंट फर्म के साथ कंपैरिजन करूंगी जो मेरे सिमिलर बिजनेस काम कर रही होगी। यानी कि अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है तो मैं कंपैरिजन किसके साथ कर सकती हूँ, अदर फर्म जो बिजनेस किसका कर रही है, कपड़े का कर रही है। तो मैं कंपैरिजन करके मैं अपनी फर्म का दूसरी फर्म के साथ में आसानी से जो प्लस और जो वीक पॉइंट है वो और पॉजिटिव पॉइंट दोनों देख सकती हो। और सेकेंडली कि मैं अपनी ही फर्म के करंट ईयर की कंपैरिजन कर पाऊँ प्रीवियस ईयर के साथ, ताकि मुझे पता चल जाए कि चेंजेस क्या आ रहे हैं। जो ये कंपैरिजन है ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रूल्स के ऊपर बेस्ड है, जिसे हम पॉलिसी बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, कन्वेंशंस बोलते हैं। अगर मेरी अकाउंटिंग स्टेटमेंट यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिंसिपल और रूल्स के बेस्ड है तो मैं आसानी से कंपैरिजन कर सकती हूँ। इन्हीं रूल्स को हम क्या बोलते हैं, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है जो अकाउंटिंग की प्रोसेस में, जिससे जो डिफरेंट यूज़र अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के उन्हें आसानी से इंफॉर्मेशन है जो प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड बनाई जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो यूटिलिटी है डिफरेंट यूज़र की, यानी कि जिन्हें डिफरेंट यूज़र को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उनकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। तो अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने टाइप की होती हैं,
जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन्हें डिस्क्राइब करते हैं हम बहुत सारे टर्म में, जैसे अजम्पशन कह सकते हैं, कन्वेंशन, कंसेप्ट, डॉक्ट्राइन्स, पोस्टुलेट्स एक्सेट्रा, इस नाम से हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो ये प्रिंसिपल होते हैं इनको मेनली दो कैटेगरीज के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट जिसे हम अजम्पशन बोलते हैं, और दूसरी आती है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब ये अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन का मतलब होता है मान्यता। अगर एक अकाउंटेंट चाहता है कि जो अकाउंटिंग है वो सभी को सेम मीनिंग दे, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर सभी को सेम मीनिंग कन्वे करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अकाउंटेंट को कंसेप्ट फॉलो करने पड़ेंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट, और अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। क्योंकि जब भी एक अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है उन्हें फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी तो सभी के लिए सेम मीनिंग कन्वे करेगी। जो ये कंसेप्ट होते हैं ये फाउंडेशन का काम करते हैं, यानी कि क्या होते हैं? आधार देते हैं किसको? अकाउंटिंग प्रोसेस को, क्योंकि एक बेस का काम करते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए ही हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बनानी पड़ती है। कोई भी एंटरप्राइज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो बिना कंसेप्ट और अजम्पशन को फॉलो किए हुए नहीं बना सकती। हर एक एंटरप्राइज को जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी अजम्पशन है अकाउंटिंग, वो फॉलो करनी पड़ेंगी जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो बनाएगी। क्योंकि ये कंसेप्ट क्या करते हैं? गाइड करते हैं कि कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और उन्हें रिपोर्ट करना है। तो ये जो कंसेप्ट और अजम्पशन है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग जो ये इशू किए गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन में है हमारे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, अक्रूअल कंसेप्ट। ये 3 तो क्या हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं। इनके अलावा अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट में हमारे पास आते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट और डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। फर्स्ट आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नाम से क्लियर हो रहा है गोइंग कंसर्न, यानी कि कंसेप्ट ये अज्यूम करके चलता है कि जो बिजनेस है ये लंबे टाइम तक लगातार चलता रहेगा, फ्यूचर में भी क्या रहेगा? बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, वो इसी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होती हैं कि जो बिजनेस है वो क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, लंबे टाइम तक चलता रहेगा। तो जो इसमें इस कंसेप्ट के अंदर हम फिक्स्ड असेट को रिकॉर्ड करेंगे ना, वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर करेंगे, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा असेट के ऊपर बिना मार्केट वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। यानी कि डेप्रिसिएशन भी हम किसके ऊपर चार्ज करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड करके चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। क्योंकि गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि बिजनेस लगातार लंबे टाइम तक फ्यूचर में भी चलता रहेगा, तो जो मेरी फिक्स्ड असेट मैंने परचेज किया उस फिक्स्ड असेट को मैं किस पे दिखाऊंगी? ओरिजिनल कॉस्ट पे, और जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करूंगी, ना कि मार्केट वैल्यू पे। जबकि हम जानते हैं कि मार्केट वैल्यू तो टाइम टू टाइम क्या होती रहती है? चेंजेस होती रहती है। लेकिन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि हमने मार्केट वैल्यू को कंसीडर करना ही नहीं है, हमने तो ओरिजिनल कॉस्ट है जो फिक्स्ड असेट की उसी को कंटिन्यू करना है। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर एक मशीनरी परचेज की गई है, वो मान लेते हैं कि 10 साल तक उसका इस्तेमाल होना है, तो जो कॉस्ट आएगी ना वो मशीनरी की, उसको 10 सालों के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो टोटल जो कॉस्ट है मशीनरी की उसको 10 साल में डिवाइड करके तो हम हर साल प्रॉफिट एंड लॉस, जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस उसका पता कर सकते हैं। क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि जो फुल कॉस्ट आई ना मशीन की, वो मैं एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर नहीं दिखा सकती। जिस साल मैंने इसको परचेज किया फिक्स्ड असेट को, उसी साल में सारी के सारी उसको कॉस्ट ऑफ मशीनरी को दिखा करके मैं एक्सपेंस शीट करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। कहते हैं कि जो मैंने मशीन खरीदी है उसकी जो कॉस्ट आई है मशीनरी की, उस कॉस्ट को मैं डिवाइड कर दूंगी, जितना भी उसका टाइम पीरियड बनता है कि मैं उसको 10 साल यूज़ करूंगी, 20 साल यूज़ करूंगी, तो जो मेरे पास वो डिवाइड करके अमाउंट आएगी वो अमाउंट मैंने हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखानी है, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का जो पता लगाना है।
जो मार्केट वैल्यू थी फिक्स्ड एसेट की उसको हम कंसीडर नहीं करते, बैलेंस शीट में हम उसे नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि जो असेट है वो हमने नियर फ्यूचर के अंदर सेल नहीं करनी। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं ना वो लॉन्ग टाइम के कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि बिजनेस क्या होगा, लंबे टाइम तक चलेगा। और जो लोन जो परचेज किए जाते हैं डिबेंचर्स और शेयर्स एंटरप्राइज द्वारा, वो भी क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि कंसेप्ट कहते हैं गोइंग कंसर्न यानी बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। अनदर एग्जांपल आता है इसका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं? प्रीपेड नाम से क्लियर है, प्रीपेड, प्री का मतलब होता है पहले ही, मतलब कि ऐसे एक्सपेंस जो मैंने टाइम से पहले पे कर दिए वो कौन से होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। जैसे 2026 का एक्सपेंस मैंने 2025 में पे कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। जो ये प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं इनकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है, इसे बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाए जाते हैं, क्योंकि जो इन एक्सपेंस का बेनिफिट होते हैं ना वो हमें फ्यूचर में रिसीव होना होता है। जो ये कंसेप्ट है ये क्लासिफाई करते हैं करंट असेट, फिक्स्ड असेट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैन नॉट बी मेड एंड सच क्लासिफिकेशन वुड बी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि मैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बिना क्लासिफाई नहीं कर पाऊंगी कि कौन सी असेट मेरी करंट असेट है, कौन सी असेट मेरी फिक्स्ड असेट है, कौन सी लायबिलिटी मेरी शॉर्ट टर्म है और कौन सी लायबिलिटी मेरी लॉन्ग टर्म है। तो जो ये क्लासिफिकेशन है ये मुश्किल हो जाएगी करनी अगर मैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं करूंगी तो। नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहते हैं कि अगर मैंने इस साल जो मेथड यूज़ कर लिया ना वो मेथड में आने वाले टाइम में भी यूज़ करूँ, कंसिस्टेंसी रखूँ मेथड्स के अंदर। ऐसा नहीं है इस साल मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही हूँ रिटर्न डाउन मेथड से, आने वाले साल भी मैंने कर लिया स्ट्रेट लाइन से, कभी मैं रिटर्न डाउन कभी मैं स्ट्रेट लाइन, ऐसे नहीं कर सकती। अगर मैंने इस साल रिटर्न डाउन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो आने वाले सालों में भी मैं क्या करूं? रिटर्न डाउन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करूं। मैं कंसिस्टेंसी रखूं अपने मेथड्स के अंदर जो मैंने अडॉप्ट किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहते हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और जो मेथड हैं उनमें मुझे कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है साल दर साल, क्योंकि अगर मैं हर साल चेंज करती हूँ तो इससे क्या होगा, मैनेजमेंट कंपैरिजन करने में दिक्कत महसूस करेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को जो डिफरेंट पीरियड के हमने बनाए हैं। क्योंकि जब हम डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं साल दर साल, इस साल मैंने डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन से कर लिया, फिर मैं कर रही हूँ 2026 के अंदर स्ट्रेट लाइन से, फिर मैं कर रही हूँ रिटर्न डाउन से। इस तरीके से अगर मैं बार बार मेथड्स को चेंज कर रही हूँ तो मैनेजमेंट को क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का जो डिफरेंट पीरियड्स होते हैं। तो वहाँ पे फिर मैनेजमेंट को कंपैरिजन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मैनेजमेंट को जब कंपैरिजन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का, तो ज़रूरी है कि हर साल जो मेथड यूज़ किए गए हैं, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ किए गए हैं वो सिमिलर हो, एक जैसे हो, उनमें कंसिस्टेंसी हो, ताकि कंपैरिजन करके जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ किए जा सके मैनेजमेंट द्वारा और आगे बेटर तरीके से डिसीजन मेकिंग की जा सके। अगर फर्म ने क्या किया, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर लिया 2 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, तो फिर यहाँ पे जो प्रॉफिट है करंट पीरियड का उसको हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, क्योंकि चेंजेस करने के कारण, प्रिंसिपल को चेंज करने के कारण जो कंपैरिजन है वो नहीं हो पाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक फर्म ने चूज़ किया है एक साल में सेवरल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि अगर डेप्रिसिएशन के मेथड में से मैंने कोई एक मेथड यूज़ कर लिया, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड ले लिया या रिटर्न डाउन मेथड ले लिया या कोई भी मेथड ले लिया, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो मेथड एक बार चूज़ कर लिया गया ना उसी को हम फॉलो करें साल दर साल, उसमें चेंजेस है जो ना करें। ऐसे ही जो स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड है, जो बैड डेट का प्रोविज़न क्रिएट किया गया वो भी कह रहे कंसिस्टेंट रहे, यानी कि सेम रहे। जो मैंने प्रीवियस ईयर में रखा है वही मेथड मैं करंट ईयर में रखूं, ताकि जो डिसीजंस हैं, जो लिए गए हैं डिसीजन,
अकाउंट के बेस पे वो मिसलीडिंग डिसीजन ना हो पाए। लेकिन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल भी चेंजेस ही नहीं कर सकती, जो अकाउंटिंग मैंने मेथड या फिर प्रिंसिपल यूज़ किए हैं कभी चेंज करना ही नहीं है, इसमें स्टैटिक हो चुके हैं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब अगर सर्कमस्टांसिस चेंज होगी ना बिजनेस की, तब मैं आसानी से जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर अकाउंटिंग मेथड जो मैंने यूज़ किया उसको मैं चेंज कर सकती हूँ। अदरवाइज अकाउंटिंग क्या हो जाएगी, नॉन फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और जो इम्प्रूव टेक्निक अकाउंटिंग की उसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर सर्कमस्टांसिस बिजनेस की चेंज होगी तो उसके हिसाब से मुझे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग मेथड को भी चेंज करना पड़ेगा। और अगर अकाउंटेंट को लगता है कि अकाउंटिंग मेथड का चेंज करके बढ़िया तरीके से डिस्क्लोज किया जा सकता है प्रॉफिट को और फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस की, तो क्या करेंगे, मेथड को चेंज कर देंगे। जो नेचर और जो इफेक्ट है चेंज ऑफ मेथड का और जो जस्टिफिकेशन है चेंज की, उसको फुट नोट के अंदर दिखाना पड़ेगा, ताकि जो यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उन्हें पता चल जाए कि इस साल क्या चेंज किया गया है और उस चेंज का क्या इफेक्ट पड़ा है बिजनेस के ऊपर। तो ये फुट नोट के अंदर है जो बताना पड़ेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अक्रूअल कंसेप्ट। अक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि जितने भी एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एक्सपेंस और इनकम किए गए हैं वो सभी मुझे दिखाने हैं अकाउंटिंग के अंदर, चाहे वो एक्सपेंसेस कैश के अंदर पे किए गए हैं या नहीं किए गए, चाहे वो इनकम कैश में रिसीव हुई है या फिर नहीं हुई, तब भी मुझे वो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर दिखानी है जिस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान वो इनकम और वो एक्सपेंसेस जो हुए हैं। अक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि मैं रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर लूँ जब सेल की गई है गुड्स की, या फिर अगर मैं प्रोफेशन है मेरा तो जैसे सर्विस रेंडर की गई है मैं उसको दिखा दूँ रिवेन्यू के अंदर, चाहे मुझे कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ, ये मैटर नहीं करता। अक्रूअल कंसेप्ट कहते हैं कि आपने साथ के साथ रिवेन्यू में दिखा देना है जैसे ही आपकी गुड्स सेल हुई है या फिर आपकी सर्विस रेंडर की गई है। ये कंसेप्ट सेम एक्सपेंस के केस में भी लागू होता है। एक्सपेंस को मैंने रिकॉर्ड कर लेना है उसी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जिस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान वो एक्सपेंस हुए हैं रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, चाहे मैंने उन एक्सपेंस की कैश में पेमेंट की है चाहे मैंने कैश के अंदर पेमेंट नहीं की, तभी मैं उसको साथ के साथ रिकॉर्ड कर लूँगी, ताकि ट्रू प्रॉफिट का पता चल पाए कि कितना एक्चुअल में जो प्रॉफिट और लॉस आया अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की वो भी हमें पता चल जाए अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में। जितने भी एक्सपेंस और जितने भी इनकम अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है ना वो सभी मैंने दिखा देनी है उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, चाहे वो एक्चुअल में कैश पे की गई है चाहे नहीं की गई, चाहे एक्चुअल में कैश रिसीव हुई है चाहे एक्चुअल में कैश रिसीव नहीं हुई। तो जो ये अक्रूअल कंसेप्ट है इसे हम मैचिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट थे। आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा जो अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।